Good morning. Today is 2nd of April 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहां पे एयर इंडिया से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल इजिप्ट से संबंधित है। नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं क्या चल रहा है इजिप्ट में। लोकेशन पहले आप इजिप्ट की देख लीजिए। अफ्रीका में है इजिप्ट, लेकिन इजिप्ट का छोटा सा पार्ट सिनाई पेनिनसुला ये एशिया में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सिनाई पेनिनसुला में प्रीलिम के लिए। देखो 2011 से पहले इजिप्ट में कई सालों तक होस्नी मुबारक ने रूल किया, 2011 तक। लेकिन 2011 में एक बड़ी क्रांति, स्प्रिंग रेवोल्यूशन आपको पता है आया था, और इजिप्ट में भी बड़ी क्रांति आई और होस्नी मुबारक को हटा दिया गया सत्ता से। सत्ता में आया उसके बाद 2011 के बाद इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड, और मुस्लिम ब्रदरहुड के जो लीडर थे मोहम्मद मोरसी, वो प्रेसिडेंट बने इजिप्ट के। लेकिन 2013 में इजिप्ट की आर्मी ने इजिप्ट की सत्ता पर कब्जा कर लिया, और उस समय आर्मी के जो जनरल थे अब्देल फताह अल सीसी, जो आर्मी के जनरल थे, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने 2011 के बाद। और अभी फिलहाल प्रेसिडेंट सीसी ही हैं और इलेक्शन हो रहे हैं इजिप्ट में। आर्टिकल में यह कहा जा रहा है कि वैसे तो देखो इलेक्शंस हो रहे हैं इजिप्ट में, लेकिन बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं है, नाम नाम के इलेक्शंस हैं। और यह साफ है कि सीसी ही फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे, यानी आर्मी के जनरल जिन्होंने सत्ता पर कब्जा किया था वो अभी इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हैं। और आर्टिकल यह कह रहा है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं है और फिर से सीसी प्रेसिडेंट बनेंगे इजिप्ट के, क्योंकि अपोजिशन के पहले कई सारे लीडर्स ने इलेक्शन लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, उन्होंने अपने नॉमिनेशन को विड्रू कर लिया। सिर्फ एक पर्सन ने सीसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और उन्होंने बाद में सीसी का समर्थन कर दिया था। इजिप्ट में फिलहाल हालात अच्छे नहीं हैं। 2011 में जो रीजन्स थे रेवोल्यूशन आने के, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब थी, महंगाई काफी ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, पॉलिटिकल राइट्स को दमन किया जा रहा था। ये सारे रीजन्स आज भी व्याप्त हैं। इन रीजंस की वजह से फिर से इंस्टेबिलिटी आ सकती है इजिप्ट में। इसीलिए फिलहाल के जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फताह अल सीसी, उनको चाहिए कि अपोजिशन को भी साथ लेके चला जाए और इजिप्ट के जो हालात हैं उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाए। तो ये सब कुछ चल रहा है इजिप्ट में, हमने डिस्कस किया। उसके बाद बीच में ये जो आर्टिकल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी से संबंधित ये आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। नीचे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, फेसबुक के जमाने में राजनीति किस प्रकार से चल रही है, हमारे एग्जाम के लिए किसी काम का नहीं है, ये आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पे यहां पे हुसैन हक्कानी, पाकिस्तान के एक फॉर्मल डिप्लोमेट, इन्होंने एक बुक लिखी है पाकिस्तान के बारे में। देखो डायरेक्टली पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए संभावना कम ही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट निकलते हैं इस आर्टिकल से, उन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, हर मंडे को प्रकाशित होता है। द हिंदू ने कौन सी न्यूज को प्रायोरिटी दी, कौन से पेज पे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे ये दो आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जुडिशरी से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। किसी भी देश में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए और वहां पर रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी यह है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रूप से काम करे। देखो 3 पिलर्स पर टिकी होती है डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और तीसरी जुडिशरी। आपको पता है गवर्नमेंट तो काफी बार अपनी मनमानी करती है, यानी एग्जीक्यूटिव्स अपनी मनमानी करते हैं, कई बार संविधान के खिलाफ भी जाकर काम करते हैं, और कई बार बदले की राजनीति से भी काम करती है सरकार यानी एग्जीक्यूटिव्स। लेकिन कौन रोकेगा सरकार को, कौन रोकेगा एग्जीक्यूटिव्स को? जुडिशरी रोकेगी। लेकिन अगर देखो जुडिशरी इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर रही है, सरकार के दबाव में आके काम कर रही है जुडिशरी, तो क्या जुडिशरी रोकेगी सरकार को? नहीं रोकेगी। अगर दबाव में आके काम कर रही है, अगर एग्जीक्यूटिव्स के डायरेक्टिव्स पे काम कर रही है जुडिशरी, इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर रही है, तो कैसे रोकेगी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव्स को? और नहीं रोकेगी, सरकार गलत काम करती रहेगी, तो डेमोक्रेसी ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकेगी उस देश में। इसलिए यह जरूरी है कि जुडिशरी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिपेंडेंट रूप से काम करे। यहां पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कैसे एग्जीक्यूटिव्स यानी सरकार से संबंधित इंपॉर्टेंट केसेस पर फैसला लेती है जुडिशरी। जैसे चार्ज सीटेड पर्सन्स को इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, फैसला सुनाती है जुडिशरी। इलेक्शन पिटीशंस से डील करती है जुडिशरी। इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित केसेस को भी डील करती है जुडिशरी। उसके बाद आता है वैलिडिटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। आधार कार्ड का एग्जाम्पल आप यहां पे दे सकते हो। देखो आधार कार्ड का पुरजोर समर्थन कर रही है फिलहाल सरकार, लेकिन केस कहां चल रहा है? केस फिलहाल है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी अंतिम रूप से क्या आधार कार्ड का कंसेप्ट हमारे देश में कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा।
उसके बाद पॉलिटिकल लीडर से जुड़े जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको भी जुडिशरी डील करती है। आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला हो किसी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का, उससे भी जुडिशरी डील करती है। एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जो केसेस हैं उनसे भी डील करती है। और लास्ट में प्रिविलेज्ड मोशंस, आपको पता है देखो काफी सारी प्रिविलेजेस होती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास भी और एमएलएस के पास भी। मान लीजिए अभी मैं कुछ बोलता हूं एमपीज के खिलाफ, तो मेरे खिलाफ पार्लियामेंट में एक प्रिविलेज मोशन पास किया जा सकता है, लेकिन मैं जा सकता हूं जुडिशरी के पास और बोल सकता हूं कि देखो मेरे खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन पास किया गया है पार्लियामेंट में या फिर किसी भी विधानसभा में वो गलत है। तो जुडिशरी केसेस की मेरिट के बेस पे ये डिसाइड कर सकती है कि वो मोशन गलत है या नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये सारे एग्जांपल्स क्यों डिस्कस किए गए हैं? इन सभी एग्जांपल से एक चीज बताने की कोशिश की गई है, जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से संबंधित बहुत सारे केसेस को डील करती है। अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव्स या फिर लेजिस्लेचर्स के दबाव में आके काम करेगी, उनकी डायरेक्शंस के हिसाब से काम करेगी, तो जुडिशरी अपना काम ठीक से नहीं कर सकेगी। क्योंकि देखो ये इन सारे केसेस में तो जो एग्जीक्यूटिव्स या लेजिस्लेचर्स हैं उनके पक्ष में ही फैसला सुनाएगी जुडिशरी, अगर जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दबाव में आके काम करेगी। इसीलिए संविधान में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। जैसे आपको पता है सेकंड जज केस के बाद अब जुडिशरी में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, हम बात कर रहे हैं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, यहां पर कोलिजियम सिस्टम की रिकमेंडेशंस के बाद ही जजेस की नियुक्ति होती है। उसके बाद टेन्योर यानी कार्यकाल फिक्स है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। सैलरी जो ड्रा होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रा होती है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो कंडक्ट है वो डिस्कस नहीं किया जा सकता संसद में या फिर किसी भी विधानसभा में, बैन है। सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते हमारे देश के किसी भी कोर्ट में। इसके अलावा आपको पता है संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की पावर भी है। अगर कोई पर्सन आरोप लगाता है, बेसलेस एलिगेशंस लगाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है उस पर्सन के खिलाफ। और आजादी है, सुप्रीम कोर्ट अपना जो स्टाफ है खुद ही से अपॉइंट कर सकती है। तो ये सारे हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए कि संविधान में कैसे कितने सारे प्रोविजंस हैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए। लेकिन राइटर ये कहते हैं कि देखो इतने सारे प्रोविजंस हैं संविधान में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रोविजन ऐसा है अभी भी जिसकी सहायता से सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेशराइज किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स के द्वारा। तो उस प्रोविजन को भी ठीक करना अभी बहुत जरूरी है। कौन से प्रोविजन की बात कर रहे हैं राइटर बात कर रहे हैं इंपीचमेंट मोशन की। आप बताइए कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को फिलहाल इंपीच किया जा सकता है? आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को, लेकिन प्रेसिडेंट तभी रिमूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को जब उनको पार्लियामेंट का एक एड्रेस दिया हो और वो पार्लियामेंट का एड्रेस स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा सपोर्टेड हो। मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं। जजेस इंक्वायरीज एक्ट 1968 में दिया हुआ है कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। शुरुआत में अगर लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए कोई मोशन प्रेजेंट किया जा रहा है तो कम से कम वो मोशन 100 मेंबर्स के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। अगर राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए कोई मोशन आता है तो वो मोशन कम से कम 50 राज्यसभा एमपीज के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन की ये मर्जी है कि उस मोशन को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। और बाद में अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा उस मोशन को जो कि लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए, तो 3 जजेस की एक कमेटी गठित की जाएगी स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा। 3 मेंबर्स की कमेटी जांच करेगी कि जिन एलिगेशंस के कारण सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का मोशन आया है क्या वो एलिगेशंस सही हैं या नहीं है। अगर 3 सदस्य की वो कमेटी एलिगेशंस को सही पाती है और स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो मोशन पास कर दिया जाता है दोनों हाउसेज में, तो बाद में वो जो एड्रेस है वो जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो ये प्रोसीजर है। लेकिन देखो यहां पे राइटर ये कहते हैं कि प्रोसीजर माना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर किसी जज को रिमूव करने के लिए मोशन आ जाता है पार्लियामेंट में तो उसकी रेपुटेशन तो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई ईमानदार वर्कर है, ईमानदार सरकारी कर्मचारी है, बिल्कुल ऑनेस्ट है, कभी रिश्वत नहीं ली, सोचा भी नहीं रिश्वत के बारे में, लेकिन उस सरकारी कर्मचारी पर रिश्वत लेने का आरोप लग जाता है। केस चलेगा जुडिशरी में। अब देखो जुडिशरी में हो सकता है कि वो जो सरकारी वर्कर है जिस पे आरोप लगा है जुडिशरी में वो बरी होके आ जाए, लेकिन जो रेपुटेशन उसकी हर्ट हुई है एलिगेशंस लगने के कारण, वो रेपुटेशन वापस नहीं आ सकती। इसीलिए राइटर का यह कहना है कि इंपीचमेंट प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए।
ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी इंपीचमेंट मोशन की सहायता से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को प्रेशराइज ना कर सके, डरा ना सके, धमका ना सके। देखो सीधा सीधा बोलता हूं, हमारे देश में फिलहाल कांग्रेस पार्टी और कई सारी जो दूसरी अपोजिशन की पार्टीज हैं, उन्होंने एक कवायद स्टार्ट की हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ एक इंपीचमेंट मोशन लाया जाए पार्लियामेंट में। तो राइटर के हिसाब से कोशिश की जा रही है कई पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेशराइज करने की, उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है इंपीचमेंट मोशन की सहायता से। अगर ऐसा होगा तो दीपक मिश्रा अपना काम ठीक से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको बार बार धमकी दी जा रही है। यह बात सच है कि इंपीचमेंट मोशन उनके खिलाफ अगर पार्लियामेंट में आएगा तो पास नहीं होगा, लेकिन अगर इंपीचमेंट मोशन आता है तो उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगी। तो हो सकता है इसी डर के चलते दीपक मिश्रा अपना काम इंडिपेंडेंट रूप से ना कर सकें। इसीलिए संविधान के इस प्रोविजन में भी फेरबदल की आवश्यकता है, ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी इंपीचमेंट मोशन की सहायता से सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को डरा ना सके। चेंज होना चाहिए यह प्रोविजन। आगे आर्टिकल में एक सॉल्यूशन भी बताया जाता है राइटर के द्वारा। आर्टिकल 124 सेक्शन 4 डील करता है सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है। राइटर के हिसाब से आर्टिकल 124(4) को इस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ पार्लियामेंट में इंपीचमेंट मोशन लाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस की एक बेंच बैठेगी और वो बेंच डिसाइड करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ पार्लियामेंट में इंपीचमेंट मोशन लाया जा सकता है या नहीं। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी हो सकती है? 31। एक उस जज को छोड़ दीजिए जिसके खिलाफ बात चल रही है इंपीचमेंट मोशन लाया जाए या नहीं लाया जाए। 30 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या मान लीजिए। अगर देखो पार्लियामेंट किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाना चाहती है तो 30 के 30 सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे एक साथ और यह डिसाइड करेंगे क्या पार्लियामेंट को अनुमति देनी है या नहीं देनी है। यह बिल्कुल ठीक तरीका होगा, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस जब एक साथ बैठेंगे तो वो बिल्कुल सही डिसाइड करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कोई काली भेड़ है जो करप्शन करता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी चाहेंगे कि उस काली भेड़ को निकाल दिया जाए। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट जज है, कोई ईमानदार जज है, ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी वाला जज है, लेकिन लेजिस्लेचर्स या फिर एग्जीक्यूटिव्स उस ईमानदार जज को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने साथी को जरूर बचाएंगे। हां, एक चीज ऐसा हो सकता है, अगर पार्लियामेंट यह कहती है कि इस चीज में बहुत लंबा समय लग सकता है, तो यह प्रोविजन रखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस एक साथ बैठेंगे और 1 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करेंगे इंपीचमेंट मोशन लाया जा सकता है या नहीं। अगर 1 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच अपनी ही साथी के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन के बारे में फैसला नहीं कर पाती है तो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट में इंपीचमेंट मोशन लाया जा सकेगा। मतलब साफ है, 1 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच डिसाइड करे, अदरवाइज पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के उस जज के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जा सकेगा। इस प्रकार का प्रोविजन हो सकता है आर्टिकल 124(4) में, और यह प्रोविजन काफी सही भी होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देखो सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अगर बैठेंगे तो कोई करप्ट जज को तो डेफिनेटली वो बाहर निकालना चाहेंगे, लेकिन अपने ही किसी ईमानदार जज को वो जरूर बचाएंगे। उसके अलावा अभी देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। कोलिजन सिस्टम रेकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को कि कौन से पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाना है, लेकिन रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी भी अधिकार है लेजिस्लेचर्स के पास सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रिमूव करने का। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज किया जा सकता है, तो रिमूवल का प्रोसीजर भी अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर के हिसाब से ही होना चाहिए। इवन वीरास्वामी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इंपीचमेंट के प्रोविजन में बदलाव लाने की आवश्यकता बताई थी। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में बोला जाता है कि एक परसेप्शन है, फिलहाल जुडिशरी की कम्युनिटी में एक परसेप्शन है कि जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और फीलिंग यह भी है कि जुडिशरी कुछ भी नहीं कर रही है, यानी जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जुडिशरी अपने आप को असर्ट नहीं कर रही है, अपनी इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए अटेम्प्ट नहीं कर रही है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहां पे कोलिजियम सिस्टम की रिकमेंडेशंस के बारे में। देखो आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड जज केस की जजमेंट के बाद अब कोलिजियम सिस्टम, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि किस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज अपॉइंट करना है और किस पर्सन को नहीं करना है। मान लीजिए अगर कोलिजियम किसी ए पर्सन का नाम सुझाता है प्रेसिडेंट को, कोलिजियम कहता है कि ए पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट एक बार फाइल लौटा सकते हैं ए पर्सन की। प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि आपत्ति है, ए पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कोलिजियम सिस्टम फिर से उस फाइल को प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। तो प्रेसिडेंट को कोलिजियम की इस
रिकमेंडेशन को मानना ही होगा। प्रेसिडेंट आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, यानी इनडायरेक्टली सरकार की एडवाइस से काम करते हैं प्रेसिडेंट। तो कहने का एसेंस यहां पे ये है कि कोलिजियम जो बोलेगा, एक बार तो फाइल लुटाई जा सकती है, लेकिन कोलिजियम उसी फाइल को दोबारा भेज देगा प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को उसी पर्सन को अपॉइंट करना होगा सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे या फिर हाई कोर्ट में जज के तौर पे, जो भी रिकमेंडेशन दी है कोलिजियम ने। लेकिन फिलहाल पता क्या हो रहा है, सरकार फाइल दबा के रख रही है, यानी कई सारी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो कोलिजियम ने दी, लेकिन वो फाइलें अभी तक 6-6 महीनों तक सरकार के पास पड़ी हैं। सरकार ना तो फाइल लुटा रही है और ना ही उस फाइल को अपनी अप्रूवल दे रही है। इसीलिए जजेस की बहुत सारी वैकेंसीज फिलहाल खाली हैं और केसेस की जो पेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी अपने आप को असर्ट नहीं कर रही है। जुडिशरी को असर्ट करना होगा अपने आप को, सरकार को आदेश देना होगा। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर एक रिट है मैंडेमस, ये रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी आदेश दिया जा सकता है सरकार को कि सरकार अपनी ड्यूटी करे और प्रेसिडेंट को एडवाइस दे कि जो फाइल्स कोलिजियम ने भेजी हैं उन फाइल्स के साथ क्या किया जाए, ताकि जल्दी से जजेस की अपॉइंटमेंट हो सके और केसेस की जो पेंडेंसी है उसे कम किया जा सके। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होनी है, अगर प्रोसीजर में किसी भी बदलाव लाने की आवश्यकता है तो सरकार की सहायता से जल्दी से बदलाव लाया जाए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में और जल्दी से जल्दी जजेस की अपॉइंटमेंट की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी तो फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद और भी काफी सारे जजेस के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज किया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है। तो इसलिए बदलाव की आवश्यकता है इंपीचमेंट मोशन के प्रोसीजर में। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल एयर इंडिया से संबंधित है। जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स में ये आर्टिकल कवर होगा। 9 महीने पहले यूनियन कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था एयर इंडिया को बेचने के लिए, यानी 9 महीने पहले यूनियन कैबिनेट ने अपनी इच्छा जता दी थी कि हम एयर इंडिया को बेचने में इंटरेस्टेड हैं। तो अब 9 महीने के बाद एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम रिलीज किया गया है, यानी डिटेल्स बताई गई हैं कि सरकार किस प्रकार से एयर इंडिया को बेचना चाहती है। सरकार ने अपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में यह कहा है कि हम एयर इंडिया की 76% हिस्सेदारी को बेच देंगे। अभी तो देखो पूरी की पूरी जो एयर इंडिया कंपनी है सरकार की है, 100% जो स्टेक्स हैं सरकार के हैं, लेकिन सरकार ने अपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में अब यह बताया है कि 76% हिस्सेदारी हम एयर इंडिया में हमारी बेच देंगे, सिर्फ रखेंगे 24% हिस्सेदारी। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि एयर इंडिया कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो किराया है थोड़ा सस्ता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तो हम 100% हिस्सेदारी अपनी बेचने में इंटरेस्टेड हैं। और भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन दी सरकार ने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में, लेकिन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सरकार ने यह कहा कि हमारी जो एक ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन आर्म है, इस आर्म में हम 50% हिस्सेदारी बेचने को तैयार हैं। और भी एयर इंडिया की काफी सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, जैसे अलायंस एयर, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये सारी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं एयर इंडिया की, देखो सब्सिडरी कंपनी का मतलब ये होता है इन सभी कंपनीज का मालिक है एयर इंडिया। सरकार ने कहा कि इन सब कंपनीज को हम नहीं बेचना चाहते, यानी अलायंस एयर, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी प्रॉपर्टीज हैं काफी सारी प्राइम लोकेशंस पे, न्यू दिल्ली, श्रीनगर और काफी सारी इंपॉर्टेंट जगह पे, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सारी कंपनीज हम नहीं बेचना चाहते, सरकार ने ऐसा कहा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। इफेक्टिवली तो देखो ये ऑफर देखने में अच्छा लगता है। सरकार एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में अपनी मेजॉरिटी हिस्सेदारी को बेचने के लिए तैयार है, लेकिन कर्ज भी तो है ना इन दोनों कंपनीज पे। कम्युलेटिव रूप से यानी मिला के दोनों कंपनीज पे कर्ज है 33,392 करोड़ का। और सरकार ने अभी यह नहीं बताया है कि जो भी कंपनी खरीदना चाहेगी यानी अपनी बोली लगाएगी एयर इंडिया या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस को खरीदने के लिए, कर्ज के साथ क्या किया जाएगा। सरकार ने कहा कि हम बाद में बताएंगे कि कर्ज के साथ क्या किया जाएगा, यानी अनसर्टेनिटीज हैं कि कर्ज के साथ क्या किया जाएगा, वो कंपनी कैसे डील करेगी कर्ज के साथ जो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को खरीदने के लिए तैयार है। दूसरा, देखो सरकार की 24% हिस्सेदारी तो रहेगी ना एयर इंडिया में, चलो एयर इंडिया एक्सप्रेस में नहीं रहेगी। सरकार ने कहा कि हम 100% हिस्सेदारी बेचने को तैयार हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस में, लेकिन एयर इंडिया में सरकार 24% हिस्सेदारी रखना चाहती है। यानी जो बोर्ड होगा, मैनेजमेंट बोर्ड जो होगा एयर इंडिया का, उसमें 1 या 2 ब्यूरोक्रेट्स को नॉमिनेट किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो यह बात भी
जो कंपनीज हैं जो खरीदना चाहती हैं एयर इंडिया या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस को, उनके इंथुजियाज्म को कम करती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सरकार सारी की सारी हिस्सेदारी को क्यों नहीं बेचना चाहती, एयर इंडिया में 24% हिस्सेदारी क्यों रखना चाहती है? तो देखो, सरकार काफी चालाक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये घर है, कोई घर अभी टूटा फूटा है, मतलब काफी मरम्मत की आवश्यकता है इस घर में, तो रेट थोड़ा कम होगा, रेट होगा 1 लाख रुपए। लेकिन अगर इस पूरे घर की मरम्मत करवा दी जाए तो रेट बढ़ जाएगा ना घर का, मानते हो आप? रेट हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। तो सरकार यह चाहती है कि पहले हम पूरा का पूरा घर एक साथ ना बेचें, पहले 76% घर बेच दिया जाए, क्योंकि जो पर्सन इस 76% घर को खरीदेगा वो मरम्मत करवाएगा, काफी कुछ ठीक करवाएगा इस घर को, तो घर के जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे। जब घर के रेट बढ़ जाएंगे तो हमारा जो 24% जो घर हमने नहीं बेचा है, 24% घर हम हमारा बाद में बेचेंगे। तो यही चाहती है सरकार। सरकार ये चाहती है कि एयर इंडिया को जो भी कंपनी खरीदेगी वो एयर इंडिया में सुधार लाने के लिए बहुत सारा काम करेगी, तो एयर इंडिया के जो रेट है वो बढ़ जाएंगे। जब एयर इंडिया के रेट बढ़ जाएंगे तो बची हुई जो हमारी 24% हिस्सेदारी है, तब हम हमारी 24% हिस्सेदारी को बेच देंगे। आगे कंक्लूजन में कहा जाता है कि एयर इंडिया को बेचने का सरकार का जो डिसीजन है बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि पिछले लंबे समय से एयर इंडिया घाटे में चल रही है। 2016-17 में एयर इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा 5500 करोड़ का। देखो, एयर इंडिया में जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन इसके अलावा कर्ज इतना ज्यादा है एयर इंडिया पे, उस कर्ज का ब्याज यानी उस कर्ज का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा चुकाना पड़ता है एयर इंडिया को। इसी वजह से एयर इंडिया हर साल घाटे में जाती है। और देखो, सरकार की कंपनी है, घाटे में जाएगी तो सरकार को पैसे देने पड़ेंगे, और सरकार के पास कहां से पैसे आते हैं? हमारे पैसे हैं सरकार के पास, जो हम टैक्स पे करते हैं। अल्टीमेटली वही पैसा एयर इंडिया के घाटे को पूरा करने के लिए जाता है। तो टैक्स पेयर्स का पैसा बचेगा अगर सरकार एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी को बेचती है। और कई कंपनीज इंटरेस्टेड होंगी एयर इंडिया को खरीदने में, क्योंकि एयर इंडिया के पास आपको पता है स्लॉट्स काफी ज्यादा हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं देने के लिए काफी सारे राइट्स भी हैं, इसलिए काफी सारी कंपनीज इंटरेस्टेड होंगी एयर इंडिया को खरीदने में। और सरकार की यह भी एक अच्छी पहल है कि देखो, जो भी कंपनी एयर इंडिया को खरीदेगी, जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज हैं उनको कंपल्सरी रूप से रिटायरमेंट दी जाएगी। तो सरकार ने यह कहा है कि जिन एम्प्लॉइज को एयर इंडिया से रिटायरमेंट दी जाएगी, उनको जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे उनका खर्च सरकार भी वहन कर सकती है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एयर टिकट्स, ये चीज भी अच्छी है। तो ये पूरा आर्टिकल था एयर इंडिया के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल पाकिस्तान के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। हुसैन हक्कानी की एक बुक है और इस बुक में से ही कुछ पॉइंट्स कवर किए गए हैं इस आर्टिकल में। पूरा आर्टिकल वैसे तो पाकिस्तान के बारे में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में कुछ पॉइंट्स को यूज किया जा सकता है। हुसैन हक्कानी ये कहते हैं, फिलहाल पाकिस्तान की जो इमेज है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में एक आतंकवादी देश यानी टेरर स्टेट के रूप में जाना जाने लगा है। पाकिस्तान में जो आतंकवादी स्ट्रेंड होते हैं वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि यूरोप में भी जाके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। पहले पाकिस्तान को यह भ्रम था कि हमारी चाइना से भी बनती है, यूएसए से भी बनती है और सऊदी अरेबिया भी हमें एड प्रोवाइड करता है, लेकिन धीरे धीरे ये सभी देश पीछे हट रहे हैं। यूएसए ने तो साफ मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान को एड नहीं देंगे। चाइना के साथ रिलेशंस अभी भी फिलहाल पाकिस्तान के अच्छे हैं, लेकिन चाइना ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है पाकिस्तान से, क्योंकि जो उइगर टेररिस्ट हैं जिनकी सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं चाइना के अंदर, उनको भी समर्थन मिलता है पाकिस्तान की धरती से। राइटर के हिसाब से पाकिस्तान की सभी समस्याओं का जो मूल रीजन है, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो रेडिकल इस्लामिस्ट के इन्फ्लुएंस में आके अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मतलब बनता नहीं है इंडिया के खिलाफ जो टेररिस्ट भेजता है पाकिस्तान। देखो, शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान को यह लगता है कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी को एंकरेज करके पाकिस्तान को फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान यह समझता नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। अगर इंडिया से ट्रेड बढ़ता है तो इंडिया से ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होता है, क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन इस प्रकार की है कि पाकिस्तान एक ट्रांजिट स्टेट की तरह काम कर सकता है। अफगानिस्तान से कोई माल आएगा पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में, या इंडिया से कोई माल भेजा जाएगा पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में, या फिर सेंट्रल एशिया की बात कर लीजिए। इंडिया वेस्ट के साथ डील करता है, बीच में पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ट्रांजिट स्टेट का काम कर सकता है। बहुत सारा फायदा पाकिस्तान को हो सकता है अगर अपने रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे मेंटेन करके रखे जाएं। लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं अपनी जनता को इंडिया के नाम पे बार बार धमकाते हैं, डराते हैं।
वो कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी खतरे में है, इंडिया हमारी आइडेंटिटी को खत्म कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इंडिया को क्या लेना देना पाकिस्तान से? इंडिया तो चाहता है, इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इंडिया पाकिस्तान पे अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान की जो सुई है वो अभी भी इंडिया पे रुकी हुई है। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि जिहादियों को ट्रेनिंग देने की, जिहादियों को शरण देने की जो उनकी नीति है वो इस नीति को बंद करे। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। और इस्लामिस्ट रेडिकलिस्ट के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसीज बनाते हैं, इसकी वजह से भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्लूरलिज्म को सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, धीरे धीरे पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं करता है तो पाकिस्तान जल्द ही एक फेल्ड स्टेट के रूप में इमर्ज होकर आएगा। तो यह पूरा आर्टिकल है जो कि हुसैन हक्कानी ने लिखा है। यह थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बहुत ज्यादा डिटेल से समझा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जुडिशरी से संबंधित। उसके बाद हमने डिस्कस किया एयर इंडिया से संबंधित आर्टिकल को, और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया हुसैन हक्कानी का पाकिस्तान के बारे में जो आर्टिकल था। हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के ही एक डिप्लोमेट थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।